हेलो एवरीवन, होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में यूनियन, इंटरसेक्शन, क्या क्या सेट होते हैं, कितने टाइप के सेट होते हैं, कैसे हम इनके बीच में चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, हर एक चीज़ आपको बताई गई है, तो आपने वो वीडियो जरूर देखनी है। नेक्स्ट हम रिलेशंस के ऊपर आए हैं, तो आपकी जो स्टोरी है रिलेशन की वो स्टार्ट होती है सेट्स से, इसलिए आपको सेट्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज सेट, क्या क्या उनके टाइप हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें सीखना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे रिलेशंस के ऊपर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्यों सीखना पड़ेगा, जैसे हम आगे वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, उसके लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक सेट हम ले रहे हैं बी, जहां पे आपके पास रेड कलर की बॉटल है, ठीक है, रेड को मैं डिनोट कर रही हूँ और ये बॉटल बी के लिए। एक पर्पल कलर की बॉटल है, ठीक है। अब एक सी सेट है जहां पे आपके पास रेड कलर की कैप है, एक पर्पल कलर की कैप है और एक येलो कलर की कैप है। अब मैं आपको बोलूँ कॉम्बिनेशंस बनाओ, ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशंस बनाओ, तो आप कैसे कैसे बना सकते हो। या तो आप रेड कलर की बॉटल ले लोगे, ठीक है, और साथ में रेड कलर की ही कैप ले लोगे, क्लियर। एक आप रेड कलर की बॉटल ले लोगे और साथ में पर्पल कलर की कैप ले लोगे। नेक्स्ट इज रेड कलर की बॉटल एंड येलो कलर की कैप, ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो। या फिर आप जो नेक्स्ट है, पर्पल कलर की बॉटल ले सकते हो, रेड कलर की कैप, पर्पल कलर की बॉटल एंड पर्पल कलर की ही कैप, पर्पल कलर की बॉटल एंड येलो कलर की कैप, ये आप कॉम्बिनेशन बना पाओ, ठीक है। टोटल आप बना सकते हो 6 कॉम्बिनेशन। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम से ही आपको पता चला कि हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि कैसे नोट करेंगे हम इसको, बी क्रॉस सी, ठीक है, विच इज इक्वल टू, और ये सारी चीजें हमें लिखनी है ब्रैकेट में। दैट मीन्स these 6 आर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ these टू सेट्स, ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंट होंगे। अब ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब इनको क्या बोलेंगे हम, ये दो है, यानी कि इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर सही, क्लियर। कॉम्बिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया, जितने आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो दो साइड्स के बीच में, ठीक है, ये हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की प्रोडक्ट की बात। अब जितना हमने पढ़ा उससे हम डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। गिवन टू नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी का मतलब हुआ, अब एम्प्टी सेट होगा तब आप कोई भी उनके भी कॉम्बिनेशन नहीं बना पाओगे, ठीक है। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखेंगे वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मान लो कोई ए एंड बी दिए हुए हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ सीपी से डिनोट कर रहे हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज ए क्रॉस बी, ठीक है, ये इसकी डिनोशन हुई, इज द, क्या होता है ये आपका, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। कितने हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए, ऑर्डर्ड पेयर्स हुज, एक चीज और, ये कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है, हुज फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि जैसे हमने पहले एक बॉटल्स ली वो हमने वैसे ही लिखी, हम जो है पहले, अगर हमारे पास सी क्रॉस बी पूछा जाए तो हमारे कॉम्बिनेशन कुछ और बनेंगे। हमें पहले जो आपके पास थी रेड कलर की कैप थी वो पहले लिखते, फिर हम लिखते रेड कलर की बॉटल लिखते, तो वो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो हुज फर्स्ट कंपोनेंट इज अ मेंबर ऑफ, जो आप फर्स्ट कंपोनेंट पे लिखोगे जो फर्स्ट सेट होगा, जैसे यहाँ पे हमें ए क्रॉस बी बोला है तो हमारा जो एलिमेंट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर में, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा ए में से होगा, मेंबर ऑफ ए एंड सेकंड कंपोनेंट इज द मेंबर ऑफ बी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि जिस भी एलिमेंट का, जिस भी सेट का आपको पहले लिखा है क्रॉस बी लिखा है, तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा ऑर्डर पेयर का वो ए में ही होना चाहिए और जो सेकंड होगा वो बी से होना चाहिए, ठीक है। ये होगी आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। अब आपको पता चलेगा कि हम रिलेशन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की चीजें क्यों पढ़ते हैं। उससे पहले हम पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज जो आपका ए क्रॉस बी है वो कभी भी आपका बी क्रॉस ए के बराबर, सॉरी, जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो आपका कभी भी ऑर्डर्ड पेयर जो आपका बी ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब सेकेंड वन इज
अगर ये दोनों, अगर इनके ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं होंगे अगर हम इनको चेंज करें। ठीक है, लाइक एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ए ले रही हूँ, ए बी, एंड जो बी है वो मैं ले रही हूँ 5,6। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे आप निकालिए ए क्रॉस बी निकालिए, तो आपके पास क्या होगा? पहले हम कौन सा एलिमेंट लेंगे? ए, और फिर हम लेंगे बी में से A5, A6, B5 एंड देन B6। अगर मैं आपको बोलूं B क्रॉस A निकालिए, तो हमें कौन सा एलिमेंट लेना पड़ेगा? पहले B वाला। तो हम 5, A 6, फिर दूसरा लिख देते हैं 5, B एंड 6, A एंड लास्ट वन इज 6, B। तो ये जो होंगे A क्रॉस B जो होगा वो B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा, क्योंकि A5 है, यहाँ पे 5, A, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तभी इनका नाम है ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर्ड मैटर करता है, क्लियर? तभी इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर है। सो नंबर थर्ड इज ए क्रॉस ए। अभी तो हमने बात की सिर्फ दो सेट्स के प्रोडक्ट की। अगर हमारे पास 3 सेट का प्रोडक्ट आ जाए तो तब हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? और अगर 3 सेट हैं तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर जो होगा, या जो हम लिखते हैं पेयर इस फॉर्म में, वहां पे 3 एलिमेंट होंगे। दैट मीन्स दिस बिकम्स ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, वहां पे 2 होते थे तो हम लिखते थे ऑर्डर्ड पेयर, अब ये होंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, वेयर A, B, C बिलोंग्स टू A। क्लियर? ये आपके ऑर्डर ट्रिपलेट बन जाएंगे। नंबर 4 इज अगर A को हम किसी इनफाइनाइट सेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली जब भी हम इनफाइनाइट सेट से आप क्या समझते हो, या फिर इन्फिनिटी आप ले सकते हो, जब भी हम किसी भी टर्म को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा इनफाइनाइट ही बन जाता है या इन्फिनिटी ही बन जाता है। ठीक है, नंबर 5 है हमारे पास A क्रॉस 5। 5 मैंने आपको पहले ही बताया है, तभी आपको सेट्स क्लियर होने चाहिए। 5 मीन्स नल सेट, इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है। तो जब भी हम एम्प्टी मतलब जीरो एक टाइप से, तो हम जीरो से कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5 ही आएगा या जीरो ही आएगी नल सेट। अब मेन इंपॉर्टेंट, जैसे अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B पूछा जाए, ये होगा आपका, थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया। जैसे अब यहाँ पे इसको हम वेरीफाई भी करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये सेट लिया था, ठीक है, ए बी और बी लिया था 5, 6, तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आए इसमें? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने आए? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारे पास कितना आया? हमारे पास 4 आए। ठीक है, अब यहाँ पे तो दो दो ही थे तो हमें काउंट करना इजी हो गया, लेकिन ज्यादा आएंगे तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम वेरीफाई भी करें, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2, तो 2 इंटू 2 4, तो टोटल नंबर एलिमेंट्स कितने हैं इनमें? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 4 ही हैं। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो रहा है। नंबर 7 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये तो उल्टे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देख लेंगे आप। एंड टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अगर हमारे पास पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ, देखो केवल क्वेश्चन अगर मान लो आपको ऐसे आता है कि जैसे यहाँ पे है आपका 3 सेट दे दिए हैं और तीनों में एलिमेंट्स दे दिए 2, 2, 2, तो अगर आपको देखो अगर ये फॉर्मूला पता होगा तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपको फिर सभी ऑर्डर पेयर या ऑर्डर ट्रिपलेट, 3 का है तो ऑर्डर ट्रिपलेट बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आप आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो ये वाले आपने फॉर्मूलाज जो है याद रखने हैं और कुछ प्रॉपर्टीज भी आपने चेकआउट कर लेनी है। ठीक है, अब इतना हमने पढ़ लिया तो कुछ एग्जांपल्स करना तो बनता है, तो हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। लाइक जहां पे आपके पास है a इज इक्वल टू a b c, फर्स्ट वन इज दिस, एंड b इज इक्वल टू यहाँ पे d। ठीक है, ये दो आपके पास सेट है, तो आपने फाइंड आउट करना है क्या? a क्रॉस b फाइंड आउट करना है और आपने फाइंड आउट करना है b क्रॉस a। कितना इजी आपको मैंने बता दिया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट हम यहाँ से लेंगे a d, सेकेंड हम एलिमेंट लेंगे b a तो हो गया, b d क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, एंड ऑल्सो लास्ट वन इज c d। ठीक है, अब v क्रॉस a दैट मीन्स अब ये वाला एलिमेंट जो है वो पहले आएगा, d a, नेक्स्ट वन इज d v, नेक्स्ट वन इज d c। क्लियर? तो ये आपके इसके एलिमेंट आ गए और ये आपके इसके एलिमेंट। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मूला से पता करने हो
तो यहाँ पे आपके पास 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज 3, तो 3 और दूसरे में कितने हैं 1, दैट इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 3। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक इनके प्रोडक्ट में भी आपके पास 3 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे हम यूनियन और इंटरसेक्शन का भी यूज करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनियन का यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास है x इज इक्वल टू 1, 2, 3, y is equal to 3, 4, z is equal to 4, 5, 6. You have to find a, तो है नहीं यहाँ पे, so you have to find x into b intersection c, ex। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा b इंटरसेक्शन c। तो हम इसको साइड में फाइंड आउट कर लेते हैं। b इंटरसेक्शन c, इंटरसेक्शन मैंने आपको क्लियर की हुई है। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे b c नहीं है, यहाँ पे है x y z। ठीक है, y z, तो y इंटरसेक्शन z। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन मीन्स इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 4 इन दोनों में कॉमन है, ओनली हमारे पास यही बचता है। अब हमारे पास क्या आ गया, x इंटू दिस, तो हमारे पास क्या बन रहा है, इसमें 4 ही एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 है, तो हम कैसे लिखेंगे 1, 4, 2, 4, 3, 4। तो ये वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो इनमें आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आपने वो कमेंट करके बताना है इसका क्या आंसर होगा। दैट इज x क्रॉस y इंटरसेक्शन x क्रॉस z। ठीक है, ये वाला आप आंसर करके कमेंट करके बताएंगे। आप ये बता देना कितने आपके पास पेयर आए। ठीक है, कितने आपके पास एलिमेंट्स आएंगे इसमें। तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन ही है नेक्स्ट, हम ट्रिपलेट में भी कर लेते हैं एक क्वेश्चन। जैसे अगर हमारे पास है a दैट इज 1, 2। ठीक है, यू हैव टू फाइंड a क्रॉस a क्रॉस a। तो अब हमारे पास a क्रॉस a क्रॉस a है, यानी कि हमें क्लियर है कि हमारे पास ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे। तो इसको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं कि आप तीनों को बार बार लिखो, या फिर अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो a लिख दो, फिर a मल्टीप्लाई बाय 1 2 देन मल्टीप्लाई बाय दिस। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1, देन 1 1 2, then 1 2 1, then 1 2 2, then 2 1 1, then 2 1 2, 2 2 1, last one is 2 2 2। टोटल 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक, 8 कंप्लीट हो गए। तो ये आपके ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं a क्रॉस a दैट इज इक्वल टू 1 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। फिर आपके लिए इजी हो जाएगा इसको ओपनली लिखना। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने सीख लिया, क्लियर। अब बात करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे आपके पास r दिया हुआ है रियल नंबर। ठीक है, ये आपको लास्ट वीडियो मैंने भी आपको बताया था कि r की डिनोशन क्या है। तो r क्या है, वो है a वेयर a बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे आपने बताना है r क्रॉस r क्या होगा, इसी फॉर्मेट में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास 2 हैं, तो यानी कि हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर बनेंगे a b, या फिर अगर 2 एलिमेंट्स होंगे बेसिकली a a भी आप लिख सकते हो अगर आपके सारे एलिमेंट्स जो हैं a हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि a b दोनों रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज a b बिलोंग्स टू r। अगर हमारे पास 3 बार हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे a, b, c, that means a, b, c all belongs to real numbers। ठीक है, तो ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, इन सेट बिल्डर होंगे। रियल नंबर्स तो बहुत है, इनफाइनाइट है, उनको आप ऐसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे अब आपके पास दिया हुआ है कि a
क्रॉस ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए दैट इज 9 एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान से सुनना है आपने, क्लियर। और साथ में दिया हुआ है कि उनमें दो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, -1 0 और एक बन रहा है हमारे पास 0,1। तो आपने जो बाकी ऑर्डर्ड पेयर है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज 9 एंड देन यू हैव टू ऑर्डर्ड पेयर एंड यू हैव टू फाइंड द रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ए क्रॉस ए, यानी कि दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इनमें एलिमेंट्स कितने होंगे, सेम ही एलिमेंट होंगे ना। अगर अब 9 कैसे आ सकता है, 9 के ओनली फैक्टर 3 into 3 होंगे और ए भी हमारे पास एक ही है, तो ऑब्वियसली एक जो सेट होगा उसमें 3 ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 into 3 दैट इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3। इतना क्लियर हो गया आपको। नाउ अब हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, दैट मीन्स ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं इनमें ये जो एलिमेंट्स आते हैं ये ऑब्वियसली ए में होंगे, -1 भी ए में होगा, 0 भी होगा और 1 भी होगा। ठीक है, अगर हम ये सोच के चलें कि ए में एलिमेंट्स हैं -1 0 और 1। ठीक है, यहाँ पे है -1, ये हमने लिख दिया क्योंकि इनमें एलिमेंट हो है तभी आपका ऑर्डर पेयर बना है। 0 है वो भी होगा और यहाँ पे 0 सेम ही है तो हम रिपीट नहीं करेंगे एंड 1 होगा। ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये है, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बाकी जो है वो ऑर्डर पेयर निकल जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, एक -1 सेकेंड वन इज -1 0, नेक्स्ट वन इज -1 1, नेक्स्ट इज 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 एंड लास्ट वन इज 1 1। अगर हमारे पास दो दिए हैं तो ऑब्वियसली वो इनमें होने चाहिए। -1 0 है कहीं, हाँ जी है, ये है। 0 1 है, ऑब्वियसली है। तो ये दो हमारे पास दिए हुए हैं, बाकी कितने बचे, वो तो आपको 3 into 3 दैट इज 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो बाकी बचते हैं ये आपका आंसर होंगे कि ये आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इसके ए क्रॉस ए के। ठीक है, पूरा क्लियर, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई डाउट। ठीक है, अब यहाँ से हो गया हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कि रिलेशंस में इसका क्या यूज है। रिलेशन जो है कई टाइप के होते हैं, जैसे आपने नॉर्मल डेली लाइफ में सुना होगा, जैसे माँ बेटी का रिलेशन होता है, या आपकी फैमिली में कोई भी आपका रिलेशन है किसी के साथ, जैसे आप भाई बहन हैं, तो उनका एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है रिलेशन की। ठीक है, माँ और बेटी का रिश्ता अलग होता है, भाई बहन का रिश्ता अलग होता है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो उसी हिसाब से जो रिलेशन होते हैं मैथमेटिक्स में भी उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये तो हो गया डेली लाइफ में। अब मैथमेटिक्स में रिलेशन कैसे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि x इज परपेंडिकुलर टू y, दैट मीन्स ये रिलेशन है इनके बीच में, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है कि वो जो है इसका परपेंडिकुलर है। एंड p इज ग्रेटर देन q, दिस इज ऑल्सो रिलेशन। p और q में क्या रिलेशन है, p बड़ा है q से। जैसे लाइन a पैरेलल टू लाइन b, ठीक है, x इज सबसेट ऑफ y, ये सारे रिलेशंस है मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या है बेसिकली, तो डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। रिलेशन फ्रॉम सेट A to B, relation from set A to set B is subset of Cartesian product A cross B। अब इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स जो आपका इनके ऊपर इनका रिलेशन होगा A to B वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सबसेट का मतलब आपको सेट्स में क्लियर है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे होगी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके बनेंगे, जो इन दोनों के बीच में से अगर आपके पास दो चीजें दी हो, ए बी दी हो, और उनको आपको बोला जाए पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप रिलेशन फाइंड आउट करना, केवल आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर पाते हैं, लेकिन जो भी रिलेशन आएंगे वो सबसेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, और जो सबसेट है वो कैसे डिफाइन होंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए मान लेती हूँ मैं सेट, दैट इज ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी सेट में मानती हूँ अमन, भोली, बिट्टू एंड
डॉन। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए तो आप निकाल पाएंगे? ऑब्वियसली आप निकाल पाएंगे, काफी इजी है। हमने लास्ट वीडियो में लास्ट हमने देखा कैसे निकालते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए लिखेंगे, फिर अमन लिखेंगे, ए भोली, ए बिट्टू, ए डॉन, ये सारी चीजें लिखेंगे। बी के साथ भी सेम लिखेंगे, सी के साथ भी हम वैसे लिखेंगे। तो आप वो लिख लेंगे। एंड अगर मैं डिफाइन करूं एक रिलेशन में, आपको बोलूं कि आपने रिलेशन लिखना है कि ऐसे लेटर्स जिन जो सिर्फ ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि रिलेशन में यहाँ डिफाइन कर रही हूँ, दैट इज कि जो आपका स्टार्ट होगा, जो भी आपका ऑर्डर पेयर होगा वो स्टार्ट होना चाहिए ए से। तो हमारे पास ऐसे कितने आ जाएंगे, कौन कौन से आएंगे? एक ही आएगा ना आपका, कौन सा? ए कॉमा अमन। बाकियों में आपका जैसे ए कॉमा भोली हो गया, लेकिन वहां पे आपका ए तो है ए से, लेकिन भोली जो है वो बी से है, तो हमारे पास ओनली यही आ रहा है। तो ओनली आपके पास रिलेशन में यही चीज डिफाइन हो रही है ना। अब ये जो आया मेरे पास ए कॉमा अमन, ये आपका ए क्रॉस बी में है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये इसका सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अब हम जैसे और हम कोई चीज डिफाइन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मैं बोलूँ कि डिफाइनिंग फर्स्ट एलिमेंट इज ए एंड बी। अब मैं दो चीजें ले रही हूँ, ए एंड बी। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे, एक तो ए कॉमा अमन आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारे पास बी कॉमा भोली, एक हमारे पास आ जाएगा बी कॉमा बिट्टू। ठीक है, अब ये तीन आ जाएंगे। मैंने रिलेशन ये डिफाइन किया कि जो आपका एलिमेंट होगा, फर्स्ट लेटर होगा, उसका होना चाहिए बी से या और ए से। ठीक है, तो हमारे पास तीन आ जाएंगे। और हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका जैसे यहाँ पे अमन है, जब हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, जो हमारा अमन है वो ए का इमेज है, जो भोली है वो बी की इमेज है। ठीक है, इमेज हम इनको बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अब यहाँ पे इस डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं हम थोड़ा। हमने जस्ट यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना सीखे, फिर हमने बोल दिया कि हमने एक रिलेशन या हमें एक टाइप से लिमिटेशन हमने लगा दी कि हाँ ये इस चीज में होगा। अब यहाँ पे जो हमारे सबसेट है, हमने उनको कैसे डिफाइन किया? द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग, हमने एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। एंड आपके पास आया जो रिलेशन है, अब ये आर जो है रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन होती है रिलेशन। क्लियर? अब रिलेशन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, इनके बारे में आपको कंफ्यूजन भी होती है क्योंकि लगभग सेम ही होती हैं और याद में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिंपली आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे बताऊंगी जिसमें आप इजिली याद रख पाएंगे आप। दिस वन इज सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट्स। अब इनपुट्स कौन कौन सी होंगी, ये स्पेशल यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। इनपुट्स विच सेटिस्फाइंग क्राइटेरिया ऑफ रिलेशन। जो हमारा क्राइटेरिया, जैसे हमने पीछे डिफाइन किया कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ए बी होना चाहिए, तो वैसे ही इनपुट्स जो हमारे रिलेशन को डिफाइन करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, और जो हम इनपुट डालेंगे, जैसे हमने वहां पे डाली थी ए, ठीक है, तो वो आपकी इनपुट हुई, आउटपुट आपके पास क्या आई? अमन। ठीक है, तो उस हिसाब से जो हमारी इनपुट वाली साइड होगी, यानी कि जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो हमारे डोमेन होंगे, सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट्स। रेंज आपकी होगी सेट ऑफ ऑल परमिसिबल आउटपुट, जो हमारे पास आउटपुट आएंगी। ठीक है, और जो कोडोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो पूरी होंगी, वो रिलेशन डिफाइन करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितने भी पॉसिबल आउटपुट्स होंगी वो हमारे पास होंगी कोडोमेन्स। ठीक है, इनपुट्स विच सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया ऑफ रिलेशंस। अब इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको क्लियर हो ये रेंज, कोडोमेन और डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगी या फिर जो जिससे आपको क्लियर होगा।
जैसे अब यहाँ पे है A, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिलेशन डिफाइन करती हूँ क्या, R इज इक्वल टू x कॉमा y, वेयर y इज इक्वल टू x माइनस 1। ये मैंने यहाँ पे रिलेशन डिफाइन कर दी, ठीक है। ये हमने कोई सेट लिया, ये हमने इसमें रिलेशन डिफाइन कर दिया। तो हमारे पास क्या क्या हमें इसको, अब देखो रिलेशन को लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक तो हो गया रोस्टर फॉर्म, जो हम बता चुके हूँ मैं आपको। सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। लास्ट है वेन डायग्राम, वो एक पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक विजुअलाइजेशन होती है, ठीक है। तो अब पहले तो हम इसके रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है 1 डालती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 डालती हूँ तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन 0 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स x की वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते, तो हम x की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर 2 लेते हैं तो आपके y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर हम 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब जो वैल्यूज आ रही हैं वो इसमें होनी भी चाहिए जो आप सेट डिफाइन कर रहे हो। जैसे अगर आप यहाँ पे 1 ले लेते हो 0 आता है, लेकिन 0 वहां है ही नहीं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी, ये तो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब बात करते हैं वेन डायग्राम, क्या कैसे रिप्रेजेंटेशन हम वेन डायग्राम से करते हैं। तो कुछ हम ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे हम लिखेंगे जो हमारी, या हमने ये है पूरा आपका सेट, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारी चीजें हो गई। अब हमने रिलेशन जो डिफाइन किया, हम इसको कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी इनपुट है, इनपुट क्या क्या है हमारी जो रिलेशन को डिफाइन कर रही है, दैट इज 2 3 4, ठीक है। तो हमारा जो एलिमेंट है वो 2 से कहाँ पे जा रहा है, 1 के ऊपर। 3 से हमारा जा रहा है 2 पे, 4 से हमारा जा रहा है 3 पे। ये हमारा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हुआ। जैसे हमने लास्ट अमित और भोली के केस में किया था। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे है वो चीज ABC, यहाँ पे अमन, भोली, बिट्टू और लास्ट हमारा डॉन। तो हम अगर इसे रिप्रेजेंट करना होता तो हम कैसे करते, ए से हमारा एक अमन पे जा रहा था, जो हमने रिलेशन डिफाइन किया था बाद में कि एलिमेंट फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए, और एक बी से हमारा भोली में जा रहा था और साथ में बिट्टू में। तो हम कुछ ऐसे इनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। जब रिलेशन डिफाइन होता है उसके बाद हम वेन डायग्राम बनाते हैं, और जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो यहाँ से हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और जो आपकी आउटपुट आती है उसको हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं। तो हमारे पास, मैंने अभी आपने पूरी डेफिनेशन देखी डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। तो डोमेन मैंने आपको बताया था सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट्स। तो हमारे पास कितनी परमिसिबल इनपुट्स हैं, इनपुट्स मतलब जो हमारे रिलेशन को डिफाइन कर रही हैं। ये मैं आपको बार बार चीजें बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे हमारा 2 3 एंड 4, तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन हमारी आ जाएगी 2 3 4, ये इसकी डोमेन होगी, ठीक है। अब रेंज, रेंज मैंने आपको बोला सेट ऑफ ऑल परमिसिबल आउटपुट्स, जो आपकी रिलेशन को डिफाइन कर रही है, इनकी आउटपुट्स ये वाली, जो हमारा सेकंड एलिमेंट बनेगा आपका जब हम डिफाइन करेंगे एक रिलेशन। तो हमारे पास क्या आ गई 1 2 3। और कोडोमेन मैंने क्या बताया, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आउटपुट आने की, वो मैटर नहीं करता कि रिलेशन को डिफाइन कर रही है कि नहीं कर रही है। कोडोमेन के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या दी हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर हो गया आपको जो आपका रेंज, डोमेन और कोडोमेन है। इसके ऊपर हम और भी एग्जांपल्स करेंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो आपने कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है। अब हम नेक्स्ट इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे एंड साथ में हम फंक्शंस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। इंपॉर्टेंट है +1 2 और HPTGT के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए। थैंक यू।